नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। और आज की बड़ी खबरों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने डीएमके को बताया हिंदू विरोधी। कहा, कार्तिकेय दीपम मामले में कोर्ट के आदेश के बाद तमिलनाडु सरकार ने दीप जलाने नहीं दिया। लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने डीएमके को बताया हिंदू विरोधी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी ड्रामा जारी। ममता के एसआईआर फॉर्म न भरने के बयान पर भाजपा का पलटवार। कफ सिरप मामले पे उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में सिंडिकेट का भांडेफोड़ के लिए ईडी की बड़ी छापेमारी। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने बांग्लादेश में आम चुनाव की घोषणा को किया खारिज। कहा, मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली केयरटेकर सरकार में निष्पक्ष नहीं हो सकता चुनाव। और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने यूएई को 434 रन का दिया विशाल लक्ष्य। वैभव सूर्यवंशी ने 95 गेंद पर बनाए 171 रन। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने राज्य सरकार पर मदुरै के तिरुपनकुंद्रम मंदिर में श्रद्धालुओं को दीपक जलाने से रोकने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने इसे मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश की खुली अवमानना करार दिया है। उन्होंने सदन को बताया कि प्रशासन ने जानबूझकर अदालती आदेश की अनदेखी की और भक्तों पर लाठीचार्ज करवाया। भाजपा सांसद ने तमिलनाडु सरकार को सनातन विरोधी बताते हुए उनकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने पुराने वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी राज्य में मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। One state in India has become a symbol of anti-Sanatan Dharma. They objected when Prime Minister was doing his duty for the Ram temple. At that time, the temple doors were shut. People were forced to approach the court to reach the temple. Even now, sir, the Madurai bench of Madras High Court came down strongly on the Tamil Nadu government, accusing officials of deliberately ignoring its order on lighting the Kartikeya Deepam lamp at the Madurai Thiruparankundaram temple. राज्यसभा में प्रश्नकाल में सदस्यों के प्रश्न का जवाब देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देश में समग्र विकास के साथ साथ कृषि में भी आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार 6 सूत्रीय रणनीति पर काम कर रही है। 2014 से 2024 तक 44% उत्पादन बढ़ा है। खाद की सब्सिडी के लिए 2 लाख करोड़ रुपए, किसान सम्मान निधि में 4,09,000 करोड़ रुपए, फसल बीमा के लिए 1,90,000 करोड़, केसीसी पर 15 लाख करोड़ रुपए किसानों को कर्ज दिए गए हैं। इसके अलावा किसानों की उम्र 60 साल पार होने के बाद उन्हें पेंशन की सुविधा भी किसान के कल्याण के लिए दी जा रही है। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए इसके बाद स्थगित हो गई थी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर उत्पादन कैसे बढ़े। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक माननीय सभापति महोदय 44% उत्पादन बढ़ा है। 44%, जो अपने आप में के रिकॉर्ड है। और वो उत्पादन बढ़े, इसके लिए नए बीज, नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति, सबका उपयोग हो रहा है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, उत्पादन की लागत घटाने का।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ने पहले दिन से ही अपनी बात साफ कर दी थी कि सभी आवश्यक मामलों पर सरकार चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए तैयार है। Government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solution, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. Government is always prepared to have discussion under any rule, but only what the point I want to make is, since the matter was brought in the BAC, we will come back and let us see how we can structure the discussion. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये स्कीम नहीं बल्कि सरकार की पहल है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने जानकारी दी कि ओडीओपी के तहत देश के प्रत्येक जनपदों को उनकी एक नई पहचान मिली है। ये एक स्कीम नहीं है, केंद्र सरकार का इनिशिएटिव, और ये बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत सफल परियोजना हुई कि ये ओडीओपी के तहत प्रत्येक जनपद में भारत के एक ऐसा व्यवस्था बनी जहां जनपदों को भी पहचान मिली, प्रोडक्ट को भी ब्रांड आइडेंटिटी मिली। वहीं राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसद पर हुए हमले की घटना के दौरान शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इस कायरतापूर्ण हमले को 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सभापति ने कहा, यह सदन 13 दिसंबर 2001 की उस दुखद घटना को गहरी संवेदना के साथ स्मरण कर रहा है, जब आतंकवादियों ने लोकतंत्र के उच्चतम प्रतीक भारत की संसद पर हमला किया था। संसद की सुरक्षा में तैनात हमारे सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हमले को विफल कर दिया था। सभापति ने कहा, हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने संकल्प को पुनः दोहराते हैं और अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए संकल्प की पुनः पुष्टि करते हैं। इसके बाद सदन में सदस्यों ने शहीद सुरक्षा कर्मियों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने सदन में एसआईआर मुद्दे पर हुई बहस को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जैसे घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात होते ही वे भाग जाते हैं, ठीक वैसे ही राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष भी बहस से बचकर निकल गया। जैसे ही घुसपैठियों को निकालने के बारे में आदरणीय गृह मंत्री जी ने संकल्प दोहराया, राहुल गांधी के नेतृत्व में सारा विपक्ष जिस तरह से सदन छोड़कर भागा है, पूरे देश ने देखा है कि घुसपैठियों के मुद्दे पर राहुल गांधी और उनके बगल बच्चा दलों की धज्जी कैसे उड़ी। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीटी न्यूज। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया से घबराई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार नए आरोप लगाती नजर आ रही हैं। खासतौर पर चुनाव मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया एसआईआर को लेकर वो राज्य के लोगों को उकसा रही हैं कि अगर एसआईआर में नाम कट जाए तो उस समय तक धरना दो जब तक नाम जुड़ न जाए। ममता बनर्जी अब अपने राज्य की महिलाओं को भी एसआईआर के खिलाफ लामबंद कर रही हैं। ममता बनर्जी ने अपने भड़काऊ भाषण में कृष्णानगर की रैली में कहा कि मैं अपनी नागरिकता क्यों साबित करूं। महिलाएं रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें। ये बिहार नहीं बंगाल है। महिलाएं आगे लड़ेंगी। ममता ने साथ ही कहा, महिलाएं आगे लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे रहेंगे। अगर किसी का नाम कटा तो बर्दाश्त मत करना। क्या एसआईआर के नाम पर माताओं
अगर किसी को जबरन निकाला तो वापस लाने का तरीका हम जानते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृष्णानगर रैली से कुछ घंटे पहले दावा किया था कि वह अपना एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगी, लेकिन वास्तविकता ये रही कि उन्होंने अंतिम दिन यानी 11 दिसंबर को अपना फॉर्म भरा हुआ, साइन किया हुआ जमा कर दिया। इस बीच राज्य के लगभग सभी मतदाताओं ने समय पर अपने फॉर्म जमा कर दिए। 100% भागीदारी के कारण चुनाव आयोग को अतिरिक्त प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ी। यह घटना दर्शाती है कि बंगाल के वोटर अब भ्रमित नहीं होते और टीएमसी की राजनीतिक सीमाएं तेजी से स्पष्ट हो रही हैं। राजनीतिक नाटकों और दावों के बावजूद जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वे अपने अधिकार और जिम्मेदारियों के प्रति सजग हैं। ईडी ने उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के कारोबार से जुड़े कथित धन शोधन के मामले की जांच के सिलसिले में कई राज्यों में छापेमारी की। ये छापेमारी झारखंड और गुजरात, उत्तर प्रदेश के 25 ठिकानों पर की जा रही है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत अन्य आरोपियों पर कड़ा एक्शन लेते हुए ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची और अहमदाबाद में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने अवैध व्यापार के लिए कफ सिरप बनाने वाले और सप्लाई करने वाले धोखेबाज लोगों पर पिछले 2 महीनों में दर्ज 30 एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई की है। मामले में लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र, सहारनपुर और गाजियाबाद में कई शिकायतें दर्ज थीं। ये शिकायतें कोडीन आधारित कफ सिरप की अवैध जमाखोरी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग और क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग के मामले में थी। 1000 करोड़ रुपए से अधिक के इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार है और माना जा रहा है कि वह दुबई में है। उसके पिता भोला प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक कुल 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की समन्वित जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी का भी गठन किया है। ओडिशा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद मुकीम के सोनिया गांधी को लिखे पत्र से कांग्रेस में कलह बढ़ गई है। कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए पूर्व विधायक मोहम्मद मुकीम ने सोनिया गांधी को तीखा पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी की गिरती हुई संगठनात्मक स्थिति और नेतृत्व की कमजोरियों पर गहरी पीड़ा जताई थी। पत्र में मुकीम ने चेतावनी दी है कि पार्टी अपनी विरासत बाहरी दुश्मनों की वजह से नहीं बल्कि अंदर ही लिए गए फैसलों के कारण खो रही है। उन्होंने कहा कि हालात पहले कभी इतने खराब नहीं रहे जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। उन्होंने तुरंत सुधार के कदम उठाने और नेतृत्व को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने राहुल गांधी से मिलने में होने वाली कठिनाइयों का भी जिक्र किया और कहा कि वे पिछले 3 साल से राहुल तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। मुकीम के अनुसार कांग्रेस बाहर से मिली हारों से नहीं बल्कि अंदरूनी गलतियों से कमजोर हो रही है। उन्होंने ओडिशा में लगातार 6 बार हार और राष्ट्रीय स्तर पर हुए बड़े झटकों का हवाला देते हुए संगठन में गंभीर टूट और दूरी को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता बेहद निराश हैं और उन्हें लगता है कि न तो उनकी बात सुनी जा रही है और न ही उन्हें कोई दिशा मिल रही है। उन्होंने भारत के युवाओं से पार्टी की बढ़ती दूरी पर भी चिंता जताई है। और खबरों में आगे बात करेंगे हम। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सीवाई हॉक 2.0 ऑपरेशन के दौरान करीब 1140 लोगों को पकड़ा है। इसके अलावा सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट और जिला पुलिस ने पिछले 48 घंटे ये ऑपरेशन चलाया। इससे पहले ऑपरेशन सीवाई हॉक 1.0 में भी 1500 साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। ऑपरेशन सीवाई हॉक 1.0 में पुलिस ने 1000 करोड़ की मनी ट्रेल बस्ट की थी। दिल्ली पुलिस ऑपरेशन सीवाई हॉक पर आज पुलिस मुख्यालय में दोपहर बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देगी। भारत सरकार ने गोवा क्लब अग्निकांड के आरोपियों लूथरा ब्रदर्स के प्रत्यर्पण की कार्रवाई को तेज कर दिया है। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को बैंकॉक ले जाया गया है। सूत्रों के अनुसार दोनों को इमिग्रेशन डिवीजन सेंटर बैंकॉक में रखा गया है। प्रत्यर्पण प्रक्रिया के तहत बैंकॉक में इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सर्टिफिकेट जारी होते ही दोनों को भारत लाया जाएगा
और संभव है कि उन्हें पहले दिल्ली लाया जाए। अधिकारियों के मुताबिक प्रत्यर्पण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच डीजीसीए ने इंडिगो के परिचालन में भारी व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में 4 उड़ान परिचालन निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। विमानन कंपनी ने आज बेंगलुरु हवाई अड्डे से 50 से अधिक उड़ानें रद्द की हैं। उड़ान परिचालन निरीक्षक नागर विमानन महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो इसके नियामक और सुरक्षा निरीक्षण कार्यों को अंजाम देते हैं और अफसर विमानन कंपनी के परिचालन की निगरानी के लिए तैनात किए जाते हैं। निलंबित निरीक्षकों में डिप्टी सीएफओ ऋषिराज चैटर्जी, एसएफओ सीमा जमनानी, एफओआई कंसल्टेंट अनिल कुमार पोखरियाल और प्रियम कौशिक शामिल हैं। संकटग्रस्त विमानन कंपनी ने गुरुवार को दिल्ली और बेंगलुरु से 200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी थी। गौरतलब है कि इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ इस्ड्रे पोरकेरास आज दोपहर 2 बजे डीजीसीए की जांच समिति के समक्ष फिर से पेश होंगे। डीजीसीए ने संकटग्रस्त इंडिगो की जांच बृहस्पतिवार को तेज कर दी। उसने परिचालन की निगरानी के लिए विमानन कंपनी के मुख्यालय में अधिकारियों की तैनाती की और एक जांच समिति ने सीईओ पीटर एल्बर्स से पूछताछ की। दिल्ली में आज सीआईआई द्वारा आयोजित 7वें फार्मा एवं लाइफ साइंस शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान सीआईआई और डेलॉयट की फार्मा सेक्टर पर तैयार की गई संयुक्त रिपोर्ट भी जारी की गई। सम्मेलन में देश में दवा उद्योग के विकास, अनुसंधान और नई तकनीक को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस क्षेत्र में आने वाली संभावनाओं पर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने भविष्य में इसके बेहतर विकास के लिए संभावित विकल्पों पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उद्योगों को सरकार तक पहुंचने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा। I think the big difference now is that till a decade or so ago, the common refrain or the unspoken grievance among the industry friends was that they had to reach out to the government, reach out again and again and again and again and again till they got fatigued of going up and down the corridors of the secretariats and the ministries. But now it's the other way around happening. The government is also equally reaching out to the industry. And I think that in a single sentence sums up the entire transformation that has happened after Prime Minister Modi took over. असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज जुबिन गर्ग की मौत के मामले में बहुप्रतीक्षित चार्जशीट दायर कर दी है। इस केस से जुड़े दूसरे डॉक्यूमेंट्स गुवाहाटी के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट 7 आरोपी और 200 से अधिक गवाहों के बयानों के आधार पर जमा की गई है। गायक जुबिन गर्ग की मौत 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्विमिंग करते समय हुई थी। वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सिंगापुर गए थे। फेस्टिवल शुरू होने से पहले ही 19 सितंबर को वे यॉट आउटिंग पर गए थे और उस आउटिंग के दौरान स्विमिंग करते समय वो बेहोश हो गए थे। घटना के समय गर्ग के साथ मौजूद 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। असम की एसआईटी जुबिन की मौत के सिलसिले में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी द्वारा दर्ज एक केस की जांच कर रही है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैकले के साथ एक सार्थक बैठक की। इस दौरान भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों देशों के व्यापार संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने और पारस्परिक लाभ के लिए नए अवसर खोजने पर जोर दिया गया। गुजरात के वलसाड जिले में औरंगा नदी पर निर्माणाधीन एक पुल ढहने से 4 मजदूर घायल हो गए। वलसाड के एसडीएम विमल पटेल ने बताया कि पुल के निर्माण के दौरान एक गर्डर क्षतिग्रस्त होने से यह हादसा हुआ। घटना के समय पुल पर 105 मजदूर काम कर रहे थे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और स्थिति की जांच की जा रही है। भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत श्रीलंका में चक्रवात दितवात से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत भारतीय सेना की 48 सदस्यीय इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को हवाई मार्ग से भेजकर तुरंत तैनात किया गया है। टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत, नए मार्गों का निर्माण और प्रभावित क्षेत्रों में संचार व आवागमन की लाइनों को बहाल करना है। लेफ्टिनेंट कर्नल अनुज सिंह ने बताया कि श्रीलंका के अधिकारियों द्वारा दी गई आवश्यकताओं के आधार पर इंजीनियर टास्क फोर्स ने श्रीलंका सेना और श्रीलंका सड़क विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर तत्काल जीर्णोद्धार की आवश्यकता वाले कई पुल स्थलों का सर्वेक्षण किया है। श्रीलंकन आर्मी के ऑफिसर्स और रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिसर्स के साथ में कई ब्रिजेस की रेकी करी गई है और प्रायोरिटी जो हमको कन्वे हुई है उसके हिसाब से किलिनोची ब्रिज, जिस साइड पे अभी हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इसको सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई है। इस पर्टिकुलर साइड पे हम बेली ब्रिज को लॉन्च करने जा रहे हैं। बेली ब्रिज एक मॉड्यूलर ब्रिज है जो कि साइड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जा सकता है। काशी तमिल संगमम 4.0 में दक्षिण भारत से आने वाले समूह का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में तमिलनाडु से 6वां समूह विशेष ट्रेन से काशी रेलवे स्टेशन पहुंचा। 6वां समूह महिलाओं का है, जिसमें 200 से अधिक प्रतिभागी काशी पहुंचे हैं। स्टेशन पर उतरते ही समूह का पारंपरिक तरीके से डमरू वादन, पुष्प वर्षा और हर हर महादेव और वड़क्कम काशी के उद्घोष से भव्य स्वागत किया गया। और इन दृश्यों के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। एक श्रृंखला लगातार चल रही है। निरंतर तमिलनाडु के विभिन्न शहरों से काशी आने वाली विशेष रेलगाड़ियां काशी पहुंच रही हैं। इसी क्रम में तमिलनाडु के कोयंबटूर से छठा दल बनारस के मडुवाडी स्टेशन पहुंचा। समूह के स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अधिकारी सहित कई स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। समूह को काशी की सांस्कृतिक आत्मीयता और तमिल काशी के ऐतिहासिक संबंधों की जानकारी देने के साथ ही उनका अभिनंदन भी किया गया। तक की जो यात्रा चल रही है, इसमें काफी उत्साहित तरीके से जो हमारे गेस्ट हैं वो भी आ रहे हैं। इसमें सारे लोग गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं और काशी तमिल कल्चर को दोबारा से कनेक्ट करके, रिडिस्कवर करके और मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। स्टेशन पर पारंपरिक स्वागत देखकर तमिल दल के सदस्यों में खासा उत्साह देखने को मिला। कई लोगों ने कहा कि काशी में मिल रही गर्मजोशी और आध्यात्मिक वातावरण उनके लिए अविस्मरणीय है। डमरू वादन की ध्वनि से पूरा परिसर शिवमय हो गया और काशी व तमिलनाडु की सांस्कृतिक एकता की झलक साफ दिखाई दी। We are happy to participate in this Kashi Tamil Sangam opportunity. We are happy and thanks, very grateful to everyone. कार्यक्रम के तय शेड्यूल के अनुसार तमिलनाडु से आए अतिथि आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वे गंगा के घाटों तथा शहर के प्रमुख सांस्कृतिक और शैक्षिक स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि अतिथियों को काशी की समृद्ध विरासत, कला, संस्कृति और अध्यात्म से परिचित कराने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। ग्रुप नंबर 6 कोयंबटूर से यहाँ काशी में आगमन हुआ है और बड़े जोरों शोरों से उनका स्वागत हुआ है। इसमें 200 महिलाओं का ग्रुप है और इस बार का थीम है सशक्त महिलाएं और सशक्त भारत। और इसी क्रम में इनका जो यहाँ पे अलग अलग जगह विजिट और काफ़ी लोग खुश थे, बड़ा जोरदार स्वागत हुआ है
और जो जितने भी यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स थे और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से थे, तो उनकी वजह से काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ। काशी तमिल संगमम का अब एक दल आना शेष रह गया है, जिसके पश्चात कार्यक्रम का यह संस्करण समापन की ओर आगे बढ़ेगा। हालांकि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसका प्रभाव और भी अधिक व्यापक रहने वाला है। मनीष वाजपेयी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।